आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। ये जो डेली करंट अफेयर है, इसकी क्लास पर डे अपलोड होती है, जैसा कि आप चैनल पर देख भी सकते हैं। और इसमें स्मार्ट अप्रोच के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, है ना, आरपीएससी, जितने भी अपने पीसीएस हैं उनके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज की डेट के, उनको क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर दिया जाता है। फुल कॉन्सेप्ट आपका कवर होता है। कैसे फुल कॉन्सेप्ट का कवर होता है आपका? पहले तो किस संदर्भ में न्यूज़ है ये बताया जाता है। फिर जिस तरीके से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड किया जाता है, उसके आधार पर यहाँ पर भी कथन बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बाद आप व्याख्या पढ़ेंगे, इससे आपका प्योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं स्मार्ट अप्रोच क्यों बोल रहा हूँ, अब आपको थोड़ा सा आपका समय लूँगा, फिर सीधा क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं स्मार्ट अप्रोच क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण है। अब जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कुछ लोग क्लासेस देखते होंगे यूट्यूब पर, है ना। 1 से 1.5 घंटे क्लासेस देखी या 1 घंटे क्लासेस देखी, उसमें आपने कितने टॉपिक कवर किए? फुल डिस्कशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हो, कितने टॉपिक कवर करोगे? मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक। इससे ज़्यादा कवर कर पाओगे? बोलोगे नहीं सर, हम इससे ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपने 1 घंटा अपना दे के 5 से 6 टॉपिक कवर भी किए। अब आपका प्री का पेपर 300 दिन बाद है। अब आप मुझे बताइएगा, जो आपने नोट्स बनाए या शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने जो उसमें 1 घंटे डिस्कशंस किया था, अब आपका प्री का पेपर 300 दिन बाद है, आप कितने ज्ञान को अपने दिमाग में समाहित कर पाए होंगे? कितने सारे तो आपके नोट्स ही बन गए होंगे। फिर उस नोट्स में भी कन्फ्यूज़न होगा। जब आप एग्ज़ाम का आपका 1 महीना बचेगा, आप कहाँ कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? चलो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, चलो कुछ शॉर्ट मटेरियल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप मन में ये सोचते हैं, यार 1 साल पढ़ाई तो की थी और याद कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप लोग सीधा क्या करते हो? पढ़ो शॉर्ट नोट्स बनाओ, पढ़ो शॉर्ट नोट्स बनाओ, पढ़ो शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये सबसे गलत है। इस तरीके से आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इस क्लास का क्या बेनिफिट है आपको? इस क्लास का ये बेनिफिट है कि डेली के जो करंट अफेयर हैं, विभिन्न विभिन्न सोर्स जैसे द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, तो वहाँ से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें लाई जाती हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको यहाँ वो वाला काम नहीं है कि 300 दिन बाद एग्ज़ाम है, आप सोच रहे हो कि आपने पढ़ाई इतनी की थी, पर आज आके आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। तो ये प्रैक्टिस, अब मान के चलिए आपने मेरे साथ 300 दिन प्रैक्टिस की, ठीक है। आपने 300 दिन प्रैक्टिस कर ली अच्छे से मेरे साथ, वही कहाँ पर? करंट अफेयर के टॉपिक पे। आप समथिंग समथिंग ये मान को चलो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं लाता हूँ, 4 से 4000 करंट अफेयर के टॉपिक पर, जो भी रिपीट भी होते रहेंगे क्योंकि करंट अफेयर रिपीट भी होता रहता है। 4000 करंट अफेयर के टॉपिक पर आप प्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा चुके हैं। अब एग्ज़ाम का समय आया, 1 महीना बचा, आपने इन 4000 क्वेश्चन की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ली। पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो इन 4000 क्वेश्चन की 1 महीने पहले प्रैक्टिस कर ली एग्ज़ाम की प्री से। अब आप एग्ज़ाम हॉल में गए, यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आना है? कहेंगे सर 100। स्टेट पीसीएस में कितने आना है? आप कहेंगे सर 150। ठीक है। ये 100 प्योर कहाँ के होंगे? जीएस के होंगे। तो आप इसमें कितना स्कोर करेंगे? आप इसमें स्कोर करेंगे
मैं बता रहा हूँ 50 प्लस क्वेश्चन, मतलब 60 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यूपीएससी के 55 और 50 और 60 के बीच में आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैथ और रीजनिंग भी होती है ना। पर यूपी पीसीएस में क्या होता है, अलग से कराया जाता है, 150 क्वेश्चन प्योर जीएस होता है उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ ये मान के चलिए कि आप 85 प्लस मतलब 90 या समथिंग जीएस स्कोर करेंगे इस क्लास को पढ़ के। बाकी आपका मैथ है, रीजनिंग, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है बच्चों, आप मेरी बात समझने का प्रयास अगर सही से कर रहे होगे तो आप खुद सोचो कि आप 2 साल 3 साल जितने भी समय से तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो। आप मुझे बताओ उन नोट्स का कितना परसेंट आपके दिमाग में है। पता है दिमाग में क्यों नहीं है? क्योंकि नोट्स बनाए साइड में रखे हुए हैं, पता ही नहीं, यही होश नहीं है। पर देखिए अगर आप प्रैक्टिस रोज करेंगे ना, तो आप ये मानना प्रयास कर देंगे, ये मानने के लिए कि देखिए प्रैक्टिस ही बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर आपने प्री की तो प्रैक्टिस बता दी, मेंस की प्रैक्टिस कहाँ है मेरे लिए? हम इसलिए डिस्कशन देखते हैं 1 डेढ़ घंटे का। तो मैं कहूँगा आप डिस्कशन मत देखिए, आप वहाँ जाके 1 डेढ़ घंटा बर्बाद मत करिए, आप यहाँ पहले तो करिए प्री वाली प्रैक्टिस, ठीक है। अभी जैसे ही आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, जैसे ही चैनल में ग्रोथ आएगी, क्योंकि न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है, आप लोगों का सपोर्ट से इसके सब्सक्राइबर बढ़े, चीज़ें बढ़ेंगी, वैसे ही मैं क्या करूँगा, प्री की जैसा ही एक मेंस का कोर्स लाऊंगा। अब उसमें क्या होगा, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए उसमें क्या होगा, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड किया जाएगा कि स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पर डे 6 क्वेश्चन की या 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग क्लास के माध्यम से ही कराई जाएगी। डायग्राम किस तरीके से स्टार्टिंग करना है, इस पर क्या क्या आप चीज़ें लिख सकते हैं 150 शब्दों में, 250, और ऐसे करके आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार आंसर राइटिंग क्वेश्चन की करा दी जाएगी। अब आप बताइए कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, कौन आपका प्री रोकेगा, कौन आपका मेंस रोकेगा? तो मेरी बात समझने का शायद आप लोगों ने अच्छे से प्रयास किया होगा, ठीक है। तो प्रयास करिए कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप ऊंचाई तक ले जाए। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सहयोग करिए, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चीज़ें बढ़ाइए। फिर इस चैनल पे आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप पेड ग्रुप में भी नहीं पाते हैं वो यहाँ पाएंगे आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और हमेशा रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप लोग सहयोग करते जाइएगा, चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है इस बार, जैसे विषय का नाम दे दिया है, ठीक है। विषय का नाम देने के बाद आप ये देखो मैंने क्या दिया है कि कहाँ थी ये खबर, द हिंदू में। क्यों इस पे एमसीक्यू बना गया? क्योंकि संसद में हालिया बहस के दौरान एक संसद सदस्य के विरुद्ध क्या हो गया, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। अब देखिए जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, तो आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़े, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़े, चाहे आप करंट अफेयर पढ़े, कुल मिलाकर ये बात है कि विशेषाधिकार हनन पर आपका कॉन्सेप्ट, फैक्ट सब मजबूत होने चाहिए। क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन के घुमा के चीज़ों को विस्तृत करके पूछा जाए, आप में ये प्रैक्टिस के माध्यम से आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। ये मेंस का भी टॉपिक है, अब मेंस की जब आंसर राइटिंग होगी तब वहाँ कराया जाएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िए, तब तक मैं अपनी हर क्लास में 3 चीज़ें बताता हूँ, यहाँ भी बता दूँ। जब तक बताता रहूँगा जब तक एकदम दिमाग में आप लोगों के बस ना जाए। गलत पूछा या सही यहाँ पहले देख लिया करो आप, है ना। देखो ये मत सोचना कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, देखो क्वेश्चन देखो ऊपर लाइन किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, यहाँ पे आप देख लेना कि गलत पूछा है सही। ये तो मैंने बताया कि द हिंदू में न्यूज़ थी, क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि भाई विशेषाधिकार हनन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरीके से आप इतने स्मार्ट होंगे, ठीक है। 100% की
सत्यता देखना क्या गलत है और क्या सही है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हो जाएगा। और तीसरी चीज है शब्दों को समझना, जैसे केवल, लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, ये जो शब्द होते हैं 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं, और जहां सत्य होते हैं वो मेरी क्लास के माध्यम से आपको कवर कर लिया जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। भारत के देखिए एग्जाम में पेंसिल लेके जाया करिएगा, अंडरलाइन करके पढ़ा करिए। भारत के संविधान में उन सभी, जैसे सभी आ गया, विशेषाधिकारों की विस्तृत सूची दी गई है जिनका आनंद संसद सदस्य उठाते हैं। देखिए नहीं दी गई है, सभी की तो नहीं दी गई है, ठीक है, तो पहला कथन तो गलत है। विशेषाधिकार हनन का कोई भी, जैसे कोई, ऐसे गोला कर लिया करिए। मामला सदन के अध्यक्ष सभापति की सहमति के बिना जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता, बात बिल्कुल सत्य है, इतनी को अधिकार होता है। और इसका एक केस मैंने आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद हो नहीं, वो पिछले एमसीक्यू पर आए हैं, देखिएगा। राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति में कितने 10 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा की समिति में 15। विशेषाधिकार जो समिति होती है लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। अब देखिए पीसीएस में डायरेक्ट पूछ सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। अब ऐसे लिख दिया 15, 10, 10, 15, 25, 30। अब आपसे जैसे उसने पहले राज्यसभा फिर लोकसभा लिखा था ना, तो राज्यसभा में 10 15, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्टेट पीसीएस पूछ सकता है। तो इसके 2 कथन सही है, पूछा है तो केवल चलिए देखिए मेरी तबीयत भी खराब है, तब भी मैं आप लोगों के लिए इतना प्रतिबद्ध होके मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी अच्छे से लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ। ये देखिए पूरा एकदम सही तरीके से व्याख्या दिया है, जिससे आपका पूरा विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार हनन पर फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, अर्थव्यवस्था से है, और ये न्यूज थी द इंडियन एक्सप्रेस में। क्या न्यूज थी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ये देखिए आपका बेसिक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और आपका आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे उसमें भी है। तो आप ये देखने का प्रयास करो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछना क्या पसंद करते हैं। जो बेसिक में हो, करंट में बराबर चल रहा हो, वहीं से वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के बाद बैंकों ने क्या करा है, अब देखो हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एमसीएलआर में जब बदलाव होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप मेंस लिखने जा रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। हमसे पूछा है, सही। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं बार बार क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सीधा आपका कॉन्सेप्ट और कथनों के माध्यम से आपको क्वेश्चन को कैसे क्रॉस करना है ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एनसीएलआर में बदलाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं, कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। एमसीएलआर एक आंतरिक बेंचमार्क दर है जिसके आधार पर बैंक ऋण पर ब्याज दर तय करते हैं। आंतरिक बेंचमार्क दर है जिसके आधार पर बैंक जो है वो ऋण पर ब्याज दर तय करते हैं, बात बिल्कुल सत्य है। इसमें केवल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को शामिल किया जाता है, परिचालन लागत को नहीं, ये बात गलत है। रेपो रेट में बदलाव का असर एमसीएलआर पर तत्काल और पूर्ण रूप से दिखाई देता है, नहीं, तत्काल और पूर्ण से नहीं, इसका केवल एक कथन सत्य है। आप कहेंगे सर आपने एक क्वेश्चन तो करा दिया, आपने चलो पहली लाइन सत्य बोल दी, और ये 2 लाइन गलत थी, और मुझे अगर मैंने बेसिक में नहीं पढ़ा मेरा कॉन्सेप्ट कैसे मजबूत होगा सर।
तो मैं कहूँगा देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी क्लास में हैं, आप यहाँ आइए। लीजिए, एनसीएलआर में परिचालन लागत और टीन्योर प्रीमियम भी शामिल होते हैं। कथन 2, एमसीआर रेपो रेट में बदलाव के प्रति बहुत धीमी प्रतिक्रिया देता है क्योंकि यह बैंकों की अपनी जमा लागत पर निर्भर करता है, ना कि सीधे केंद्रीय बैंक की दरों पर। अब आप एक बात बताइए, आपने इकोनॉमी में एमसीएलआर पढ़ी थी, क्या इतना डेप्थ में इतनी अच्छों को चीज़ों से क्लियरिटी ली थी आपने? अगर एग्जामिनर इन कथनों में आपको घुमाना चाहेगा तो आप घूमेंगे? मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए और क्वेश्चन को बिल्कुल 100% करेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी ज़्यादा मैं इस पे एमसीक्यू करा चुका हूँ, पर ये करंट अफेयर है, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है न्यूज़पेपरों से, डाउन टू अर्थ से है। बताइए, ग्रेट निकोबार में मेगा प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभाव में चर्चा कीजिए। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति पर इस बार क्वेश्चन पूछा है, बताइए। हमसे सही पूछा है। ग्रेट निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह से अलग होता है। देखो, ये ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची, बताओ किसकी है ये चोटी? बेसिक का है। गलाथिया खाड़ी विशाल लेदरबैक कछुओं के लिए एक प्रमुख, देखो ये करंट में चल रहा था, ये आपका बेसिक में डाल दिए 2 लाइनें, तो यही मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। 1 और 3 सत्य है। नहीं याद आ रहा तो यहां से याद करो, क्योंकि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियर। लेकिन पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, चलिए, ये खबर थी हमारा पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। अहोम साम्राज्य और लाचित बोरफुकन, तो लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का क्या है? अनावरण किया गया है। अब जब अनावरण किया गया है तो अहोम साम्राज्य के विषय में हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, एग्जामिनर पूछे तो हम आंसर दे पाए। सराय घाट की लड़ाई 1671 में अहोमों ने औरंगजेब की मुगल सेना को पराजित किया था। तो इसको याद भी रखना कि सराय घाट की लड़ाई किस एक साम्राज्य से संबंधित है, तो अहोम साम्राज्य। अहोमों ने पाइक प्रणाली का उपयोग किया, जो एक प्रकार की अनिवार्य सैन्य सेवा थी। तो इस चीज को भी याद रखना कि पाइक जो अनिवार्य सैन्य सेवा थी, इस प्रणाली का उपयोग किस साम्राज्य में हुआ करता था? तो अहोम साम्राज्य में। ये पीसीएस वालों को बोल रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। अहोमों ने अपनी वंशावली और ऐतिहासिक घटनाओं को बुरंजी नामक वृत्तांत, अब देखो क्या होगा, हाल ही के समाचारों में बुरंजी क्या है? अहोम साम्राज्य के वृत्तांत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हर एक कथन में भी हर एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, लापरवाही बिल्कुल मत करना। इतनी स्मार्ट अप्रोच से, इतनी मेहनत से आपके लिए कार्य मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी अच्छी मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ें, लापरवाही ना करें। एक एक 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लासों को छोड़िए, इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए, फिर देखिए कैसे आपका प्री नहीं निकलता। प्रैक्टिस करते नहीं हो, नोट्स बनाए जा रहे हो जिन पे धूल चढ़ना है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कहाँ थी? द हिंदू। भारत सरकार ने कार्बन बाजार के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, इसके संदर्भ में बताइए। के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मुख्य नियामक और प्रशासक के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं, यह योजना, देखो शब्द आ गया केवल,
वे उद्योग शामिल होते हैं जो उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं। बताइए। कार्बन क्रेडिट और स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार के लिए योग्य माना गया है। 1 और 3 सत्य है, तो केवल 2 कथन सत्य हैं। दूसरा क्यों गलत है यार? बहुत इजी लाइन थी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब भी कर ले जाओगे। ठीक है, व्याख्या नीचे है, अच्छे से पढ़ना, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है साइंस से। देखो, किसी सब्जेक्ट को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट आपके लाइन से आ रहे होंगे करंट में। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ये देखिए कल के न्यूज में भी थी और आज के भी न्यूज में है। कल द हिंदू में थी, आज द इंडियन एक्सप्रेस में है। और ये मैं सोचता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कराओ, जितनी बार आए उतनी बार कराओ। क्यों कराओ? पूछ लिया तो, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार कराना होता है। ऊंचा हमसे सही है। जीन ड्राइव प्राकृतिक मेंडेलियन आनुवंशिकता के नियमों को बदल देता है, जिससे एक विशिष्ट गुण अगली पीढ़ी में जाने की संभावना कितने परसेंट, यहाँ पे आपको परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। अब जैसे केवल शब्द आया, यह तकनीक केवल संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए उपयोग की जा सकती है? नहीं, और भी चीजों में होती है। इसमें अक्सर क्रिस्पर केस 9 जीन एडिटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। अक्सर हाँ किया जाता है। 1 और 3 सत्य हैं। दूसरा क्यों है गलत? ये भी। इसका उपयोग आक्रामक प्रजाति के उन्मूलन या कृषि कीटों के नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है। यह स्वप्रचलित तकनीक है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ये इंटरनेशनल रिलेशन से आप देख रहे होंगे, मेरे क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छूटेगा कि आप कहेंगे सर इस वाले सब्जेक्ट से तो आपने करंट अफेयर लिया ही नहीं। लाल सागर संकट और IAMO, ये कहा था? ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज में था कि लाल सागर में जो नौवहन सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, सक्रिय है। तो जब वो सक्रिय है तो IMO पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर UPSC का हो या स्टेट PCS का, वह तो आपसे कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेगा। तो बताइए इसका आंसर। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो जहाजों की सुरक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। बात सत्य है, बिल्कुल याद रख लेना, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा देश है। बस यहीं आपसे गेम खेल जाएगा UPSC और स्टेट PCS। भारत ने 1959 से ही IMO की परिषद का सदस्य रहा है। ये सन भी याद रखना, और भारत सदस्य है ये भी याद रखना। देखो क्या होता है, अब ये जिस तरीके से आप डिस्कशन में या मैं आपको पढ़ा के आपको नोट्स लेके चला जाता, अब एग्जामिनर कहाँ आपसे गलती कराएगा ये कौन बताएगा? जैसे मैं बताऊं, जैसे विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, अब इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो, पेंसिल से मार्क कर रहे हो, पर डे कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाता है, चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे कि कथन 2 में दे रखा था मुख्यालय, अब IMO का मुख्यालय एक बार आपसे गलत हो गया, अब आपने व्याख्या देख ली, क्या जिंदगी में गलत होगा? और वैसे आप नोट्स बना लोगे, पढ़ते रहोगे, याद ही नहीं होगा। पर आपने एक बार गलती की, पर क्वेश्चन में जब गलती की फिर सही जाके देखा सही क्या था, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए आपके फिक्स हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस 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 करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। विषय है आपका इन्वायरमेंट, सारे विषय शामिल किए जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा।
PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में था। हाल ही में दोनों प्रोजेक्ट के किस कौन से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया गया है। तो अब दोनों के विषय में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में, एलिफेंट 1992 में। अब एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपको थोड़ा सा एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये डेट ला देगा इधर और ये डेट ला देगा इधर। अब आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो रहे हो, यार क्या था क्या था क्या था, ये पर नहीं, मेरी क्लास में प्रैक्टिस कर ली, नोट्स नहीं बनाए आपने, ठीक है। अब आपको याद रहेगा एलिफेंट कब है 92 और टाइगर कब है 73। प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट विभाग अब पर्यावरण मंत्रालय के तहत क्या है, एकीकृत, मतलब इनको एक कर दिया गया है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत विभाग है। बाघों की गणना हर 4 साल में होती है, जबकि हाथियों की गणना हर 5 साल। अब क्या होगा, अब इस तरीके से देखो, आप खूब डिस्कशन कर लेना, एक से नहीं 2 घंटे का कर लेना करंट अफेयर। इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इतनी स्मार्ट अप्रोच से, और ये भी नहीं बताएगा कि चीजें चेंज। अब जैसे मैंने एग्जाम क्वेश्चन के माध्यम से लाया, अब मैं 12 बता तो रहा हूँ कि ये 5 साल यहाँ चला जाएगा, 4 साल यहाँ कर दिया जाएगा, और ये दोनों ही कथन में मान के चलो फर्स्ट और थर्ड में कर दिया। आपको एक क्वेश्चन में कितना कंफ्यूजन दे दिया, बल्कि आपने पढ़ा भी हुआ था और आपने एक बार MCQ कर लिया, क्वेश्चन कर लिया क्लास में, व्याख्या पढ़ ली, अब आपसे गलती नहीं होगा। अब बाघ 4 है और हाथी 5 है, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएंगी। तो इसका कौन सा कथन सही है, तीनों ही एकदम सत्य थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, 9 बताइए। अब देखिए सारे सब्जेक्ट हुए तो क्या आया, योजना आ गई, और ये योजना मैंने कई बार कराई है, इसको तो अब मैं पढ़ूंगा भी नहीं, आप लोग पढ़ो, मैं सीधा आंसर दूंगा इसका। इतनी बार करा चुका हूँ, मैं बोर हो गया हूँ इस योजना से, तो करा करा के क्यों, न्यूज में पीछे ही नहीं छोड़ रही है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है न्यूज में ये योजना, तो जब देखो तब ये योजना हर पेपर में, मैं तो करा करा के उसे बोर हो चुका हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू दोनों में थी। कौन सी, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, बताइए इसका आंसर। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी दर, श्रम भागीदारी और अनौपचारिक रोजगार के रुझान का विश्लेषण करती है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक मजदूरी में गिरावट वैश्विक आर्थिक चिंता का एक प्रमुख कारण है। 2 और 3 सत्य हैं, एक गलत है, एक क्यों गलत है, ये लीजिए। ठीक है, यूपीएससी यहीं आपको और स्टेट पीसीएस गुमराह करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, विषय फिर से शुरू हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था। फिजिकल कंसोलिडेशन स्रोत है इंडियन एक्सप्रेस। बजट घाटे को कम करने की रणनीति पर विचार करें। किस तरीके से बजट में आपका बजट घाटे को आप कम कर सकते हैं, बताइए। ये तो आपके मेंस का क्वेश्चन भी है डायरेक्ट, आर्टिकल है इस पे बकायदा इंडियन एक्सप्रेस में। राजकोषीय समेकन का अर्थ सरकार के ऋण से जीडीपी अनुपात को कम करना है, ठीक है, ऋण से जीडीपी अनुपात को कम करना है राजकोषीय समेकन का मतलब, ठीक है। भारत में एफआरबीएम अधिनियम 2003 राजकोषीय घाटे के लिए एक वैधानिक, वैधानिक है क्या, देखा शब्दों का हेर फेर है सब। विनिवेश से प्राप्त राशि को राजस्व प्राप्ति माना जाता है। विनिवेश का मतलब आप लोग समझते हैं कि सरकार जो अपनी हिस्सेदारी दे देती है, जैसे कि कुछ शेयर अपने पास रखी, कुछ शेयर निजी सेक्टर को देगी, उनसे पैसा प्राप्त करेगी, जैसे रेलवे में कर रही है, कई सेक्टर्स में सरकार कर रही है। 1 और 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
विषय है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसैट 3DS मिशन, स्पेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इसरो। हाल ही में इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS के डेटा का उपयोग शुरू किया। अब इस मिशन के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, सही आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। एक तीसरी पीढ़ी का मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। यहाँ कक्षा चेंज की जा सकती है, याद रखना कि भू स्थिर कक्षा में ही है। ठीक है। इसे GSLV F-14 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जिसे नॉटी वाई के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है ना, भूलना भी नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल स्थल मंडल की निगरानी करना है। इसमें समुद्र की सतह का बिल्कुल गलत बात है। 1 और 2। बाकी आप व्याख्या पढ़िएगा और क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। गूगल का है कैन बेतवा लिंक परियोजना, द हिंदू और जल शक्ति मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आप इसे पढ़ सकते हैं। क्या है? यह है भारत की, देखिए ये भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, पहली ऐसी परियोजना है जो अधिशेष जल को कैन से बेतवा नदी में स्थानांतरित करेगी। कैन और बेतवा दोनों नदियां क्या हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना का कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा जलमग्न होने की संभावना है। तीनों ही बिल्कुल सत्य है। जो पहले पढ़ा चुका होता हूँ उसको थोड़ा सा जल्दी प्रयास करता हूँ, क्योंकि कई चीज 5 से 6 न्यूज तो ऐसी होंगी जो पर डे इधर से उधर रिपीट होती रहती है, और मैं चाहता हूँ कि उन न्यूज को ना हटाऊं। उन्हें मैं इसलिए लेता हूँ कि आपका रिवीजन भी होता रहे। संगम काल की नई खोजें, किलाडी, ऑल इंडिया रेडियो में ये न्यूज थी। तमिलनाडु के किलाडी में हालिया खुदाई से संगम काल के बारे में नई जानकारी मिली है। तो बता दूं, किलाडी खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चला है कि यहाँ एक उन्नत शहरी सभ्यता मौजूद थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समान थी। संगम साहित्य में बैलीर शब्द का प्रयोग केवल उन कवियों के लिए किया जाता जो राज दरबार में रहते थे। बताइए। यहाँ से प्राप्त बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। 1 और 3। अब बी इसका आंसर है, दूसरा क्यों गलत है ये लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें तो पहले तो बताओ कितने तटों को मिल चुका है। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, याद आ रहा कि नहीं भारत में? चलिए बताइए इसका आंसर। द टाइम्स ऑफ इंडिया। ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क स्थित एक गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। कई बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीट है या करंट अफेयर रिपीट है ऐसा बोला करूंगा। यह प्रमाणन प्राप्त करने के लिए समुद्र तटों को पर्यावरण सुरक्षा से लिखो। कई बार बताया, मानक याद रखना, 35 से 36 भी लिख सकता है। भारत का शिवराजपुर तट नहीं, उड़ीसा का था, ये नहीं है। 1 और 2, बी ऑप्शन इसका सत्य है। तीसरा क्यों है गलत, पढ़ लीजिए। चंद्रभागा तट जो है वो पहला भारत और एशिया का पहला समुद्र तट था, भारत का और एशिया का। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। विषय है इकोनॉमी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था एम्बर बॉक्स पे, और ये इंडियन एक्सप्रेस में था। अब ये विवाद निपटान प्रणाली में सुधार की मांग की जा रही है। तो WTO के निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कर दीजिए। WTO का अपीलीय निकाय वर्तमान सदस्यों की कमी के कारण निष्क्रिय है, बात सत्य है। अमेरिका ने इस निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को लंबे समय से रोक रखा है। हाँ, WTO के फैसले बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए संगठन के पास अपनी कोई सहन शक्ति नहीं है। तीनों ही सत्य हैं, बाध्यकारी हैं, कोई सहन। ये थर्ड लाइन बिल्कुल याद रखना, एग्जामिनर आपको यहीं गुमराह करेगा। व्याख्या है, अच्छे से पढ़िएगा सदस्य, ठीक है, हर चीज पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17। विषय है पॉलिटी।
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया, सोर्स है हमारा द हिंदू। ठीक है, की नियुक्ति के लिए नए कानून 2023 के संदर्भ में बताइए, जो नया कानून 2023 में बना था उसके विषय में क्या सत्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, बात बिल्कुल सत्य है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और देखिए यही मिस्टेक है उनमें आपको ये बात, ये रिपीट क्वेश्चन है या करंट अफेयर है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष आयु जो भी हो, बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अब आपको चयन समिति में पता होना चाहिए, ये देखो किसको शामिल किया गया है। तो इस बात का याद रखना कि स्टेट पीसीएस वाले डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के किसको शामिल किया गया है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। विषय है हमारा साइंस, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कई बार पढ़ाया है, पर इस बार दोनों साइंस डेली और इंडियन एक्सप्रेस में है। डार्क मैटर का प्रकाश के साथ कोई अंतरक्रिया नहीं करता, जिससे इसे सीधा देखना असंभव है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को, गति को कम करने के लिए नहीं, अधिक, गलत है दूसरा कथन। दृश्यमान पदार्थ पूरे ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 5% हिस्सा है, बात सत्य है, 1 और 3 बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। 2 मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, आप एक बार व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, विषय है इन्वायरमेंट, मिस्टी कई बार पढ़ा चुका हूँ, बताइए। अब ये रिपीट क्वेश्चन, ये मैं कि मान के चलिए कि रिपीट करंट अफेयर है, आपका रिवीजन है एक प्रकार से, इसकी थोड़ी स्पीड है इसमें मेरी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्री तटीय इलाकों में मैंग्रोव वृक्ष, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, इसे पूरी तरह से नहीं, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, इसमें नहीं, ये बात गलत है। मैंग्रोव तटीय कटाव को रोकने और चक्रवातों के विरुद्ध एक सुरक्षा दीवार के रूप में कार्य करता है, 1 और 3 बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। विषय है भूगोल, काला सागर की भू राजनीति शो ऑल इंडिया रेडियो से है, ये न्यूज रिपीट है। ये भी लास्ट में जो करंट अफेयर ज्यादा रिपीट होते हैं मैं उनको ही रखता हूँ। यूक्रेन, रूस, तुर्की और बुल्गारिया की सीमाएं काला सागर से लगती हैं, पहले हमने ईरान किया हुआ था कल के ही क्वेश्चन में। काला सागर बॉस्फोरस जल डर्मू मध्य के माध्यम से मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। डैन्यूब नदी अपना जल, ये आज की नई लाइन जोड़ दी है मैंने, बाकी 2 लाइन कल के करंट अफेयर से ही है, क्योंकि आज भी ये करंट अफेयर में था तो जरूरी था देना। कुछ चीजें रिपीट के लिए, या आप कहिए तो मैं हटा दूंगा रिपीट वाले, तो क्वेश्चन कम हो जाएंगे, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सीधे सीधे 14 या 13। तो कुछ करंट अफेयर तो रिपीट बार बार होता ही रहता है। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम, द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी देखिए मैं पढ़ा ही चुका हूँ, बताइए इसका आंसर। यह कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जोखिम को 4 श्रेणी, अस्वीकार, उच्च, सीमित और न्यूनतम में विभाजित करता है, बात सत्य है। बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणाली जो संवेदनशील विशेषता जैसे राजनीति धर्म का उपयोग करती है, उसे अधिनियम के तहत, हाँ बात सही है। यह अधिनियम केवल यूरोपीय संघ के भीतर नहीं, 1 और 2 ठीक है, बाकी व्याख्या नीचे पढ़िएगा। आप लोग बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, मुझे पता होना चाहिए कौन कहाँ से देख रहा है और किसने पूरी क्लास अच्छे से देखी है, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ कमेंट जरूर करिएगा। जो कमेंट नहीं करेंगे मैं समझ जाऊंगा पूरी क्लास नहीं देखी है, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, है ना, ग्रोथ कराएं। धन्यवाद।